हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओरिजिन ऑफ कॉमर्स। हमने पिछले वीडियो में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के आधे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज बाकी बचे हुए पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसे देख लें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो हमारे सामने जो आज का कॉन्सेप्ट अभी सबसे पहले आ रहा है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपके साथ रीडिंग देंगे। और हाँ, आपके रेफरेंस के लिए कि आप एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे को हमेशा काम आने वाली है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो एग्ज़ाम्स, उसमें एनसीईआरटी को बेस मानकर ही क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसके लिए आप अगर रेफरेंस के लिए कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेस जो रहेगा वो एनसीईआरटी की बुक रहेगी। तो आप एक बार हमारे साथ तो पढ़ लें यहाँ पे, लेकिन खुद सेल्फ स्टडी के लिए अपना 1-2 घंटे यहाँ पे जो हमारे साथ लेक्चर कर रहे हैं उसके बाद आप खुद भी इसको सेल्फ स्टडी करें। कम से कम 1-2 घंटे इसको निकालें रीडिंग के लिए, ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो सके टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हमारे सामने जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम एक साल में जो भी प्रॉफिट या लॉस अर्न करते हैं, दिखाते हैं, उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं या फिर जो भी रेवेन्यू है वो उसी पीरियड में अर्न किए हुए होने चाहिए। कि मान लीजिए कि हमने कुछ गुड्स को क्रेडिट में सेल किया, तो हमने जिस साल में सेल किया उसी साल में उसको सेल दिखाएंगे, ना कि तब दिखाएंगे जब हमारा कैश उसके अगेंस्ट में रिसीव होगा। तो हम जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ करते हैं वो सेल कंप्लीट होने पे या सर्विस अगर हम दे रहे हैं, अगर हमारा बिजनेस जो है वो सर्विस देने का है, तो फिर जब सर्विस दे चुके हैं या फिर जब हम सेल कर चुके हैं तो उस वक्त ही रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि जब कैश रिसीव होता है। इसी तरह हमारा जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंस को हम उसी साल में रिकॉग्नाइज करते हैं। भले ही ऐसा हो सकता है कि हमारा मान लीजिए कि इस साल के एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने अगले साल किया, लेकिन इस एक्सपेंस को हम रिकॉग्नाइज जो करेंगे वो इसी साल करेंगे। तो हमारा ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी रेवेन्यू हमने इस एक साल में अर्न किया है, मान लीजिए करंट ईयर में जो भी रेवेन्यू हमने अर्न किया है उसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें इसी साल में रिकॉग्नाइज करने होंगे, तब जाकर हमारा मैच होगा। रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट में जो एक्सपेंसेस है वो हम मैच करके अपना जो नेट प्रॉफिट और लॉस है उसको हम दिखाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है। ठीक है, चलिए अब हम आपके साथ रीडिंग दे लेते हैं। The process of ascertaining the amount of profit earned or the loss incurred during the particular period involves the deduction of related expenses from the revenue earned during that period. It states that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue during that period. Revenue is recognized when sale is complete or service is rendered rather when cash is received. Similarly, an expense is recognized not when cash is paid but when an asset or service has been used to generate revenue. For example, expenses such as salaries, rent, insurance are recognized on the basis of period to which they relate and not when these are paid. तो जैसा हमारे सामने एक एग्जांपल है कि जैसे अगर हम सैलरीज़ है, रेंट है या फिर इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, उसको हम अपने पीरियड बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज़ करते हैं, भले ये हो सकता है कि हम उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में कर रहे हो। इसी तरह हमारा मान लीजिए यहाँ पे सिमिलरली कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज़ डिवाइडेड ओवर द पीरियड ड्यूरिंग विच द एसेट यूज। और अगर मान लीजिए हमारे पास मशीन है तो उसका जो डेप्रिसिएशन हुआ है, मान लीजिए कि मशीन को जो हम यूज़ करते हैं तो हर साल उसके वैल्यू में डिक्रीज़ होता है, उसका वैल्यू घटता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम ओवर द पीरियड, मान लीजिए मशीन हम 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं और हमने जो मशीन को परचेज़ किया वो 50,000 के लिए 50,000 में परचेज़ किया है, तो हर साल जो हम 5 साल में एक्सपेंसेस दिखाएंगे डेप्रिसिएशन का वो 10,000 दिखाएंगे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। While ascertaining the profit or loss of an accounting year, we should not take the cost of all goods produced or purchased during that period, but consider only the cost of goods that have been sold during that year. For this purpose, the cost of unsold goods should be deducted from the cost of goods produced or purchased.
तो अब यहाँ पे एक हमारे सामने ये जो दूसरा ये जो डिटेल है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हमने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस्ड किया या फिर परचेज़ किया, अब जो मैन्युफैक्चरिंग जो रहती हैं यूनिट्स, वो लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और जो ट्रेडर होता है वो गुड्स परचेज़ करता है। तो हम जो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसमें से अगर जो अनसोल्ड गुड रहता है उसको गुड्स प्रोड्यूस्ड या गुड्स जो परचेज है उसमें से माइनस करके दिखाते हैं। ये भी मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम ऐसा करते हैं। द मैचिंग कॉन्सेप्ट thus implies that all revenues earned during an accounting year, whether received during that year or not, and all costs incurred whether paid during the year or not, should be taken into account while ascertaining profit or loss for that year। ठीक है, तो हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा ये वही है। चलिए आगे हम देखते हैं फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट। तो अब फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट जो है, तो एक बार इसका भी ओवरव्यू आप ले लीजिए कि हमारा जो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, तो नॉर्मल जो शॉपकीपर रहती हैं या फिर नॉर्मल जो बिज़नेस है वो उसकी बात को हम ध्यान में रखते हुए नहीं बनाते, बल्कि मेन हमारा जो मोटिव होता है वो बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट्स है, कंपनीज़ हैं, तो वो लोग में लोगों का पैसा लगा रहता है। कि जैसे कोई भी कंपनीज मान लीजिए कि रिलायंस है, विप्रो है, तो इसमें शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हुए होते हैं। तो शेयर होल्डर्स को इन कंपनीज़ के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल जो कंपनी बनाती है उसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पैसे उन कंपनीज़ में लगे होते हैं, वो लोग देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट लगा है उस पर हमको कितना रिटर्न मिलेगा और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि कंपनी आगे कितना ग्रोथ करने वाली है। तो इसके लिए जो बताया गया कि हमारे लिए जो लॉ और रेगुलेशन कंपनीज़ के लिए बना है, तो उनके हिसाब से वो उनको फुल डिस्क्लोज़र करना पड़ता है वो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें आती हैं उसमें तो एक बैलेंस शीट आता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है ना। तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। तो उसका फुल डिस्क्लोज़र जो है शेयर होल्डर के सामने होना चाहिए ताकि वो लोग देख सके कि कंपनी जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, यानी शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और जो मान लीजिए कोई ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो सोचते हैं कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस अच्छे रहेंगे तो हम अभी तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन इन फ्यूचर हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको भी लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजन, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके ले सकें। ठीक है, चलिए हम इसको रीडिंग देते हैं। Information provided by financial statements are used by different group of people such as investors, lenders, suppliers and others in taking various financial decision। तो अब जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बनता है उसके हिसाब से जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स जिन्होंने कंपनी को उधार दिया होता है ना, सप्लायर्स होते हैं जिन्होंने गुड्स सप्लाई किया होता है उन ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो उस बेसिस पे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। those managing the affairs of the enterprise and those owning it। Financial statements, however, are the only basic means of communicating financial information to all interested parties. It becomes all the more important, therefore, that the financial statements make a full, fair, and adequate disclosure of all information which is relevant for financial decisions। The principle of full disclosure requires that all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statements and their accompanying footnotes। तो अब जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं कि जिससे इन्वेस्टर्स के डिसीजन में फ़र्क पड़ सकता है ना, और रिलेवेंट फैक्ट्स जो हैं जो कंपनी से रिलेटेड वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उनके दिखना चाहिए, है ना, तभी हम उसको कंप्लीट मानेंगे। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को तो इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन इन फ्यूचर उसके वजह से इफ़ेक्ट आ सकता है। मान लीजिए कि कंपनी के ऊपर किसी ने लीगल केस कर दिया है ना, कि अगर कंपनी ये लीगल सूट जो बोलते हैं लीगल केस अगर हो गया है कंपनी के ऊपर और उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि हो सकता है कि कंपनी केस हार गई, तो उनको पेनल्टी के रूप में 2 करोड़ रुपए पे करने पड़ जाए। तो फिर ये भी डिसीज़न है ना, ये इन्वेस्टर्स देखते हैं ऐसे डिसीजंस को। तो इन सब चीज़ों को जो है फुट नोट के जरिए, मीन्स इनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं दिखाते, लेकिन एज अ फुट नोट दिखाते हैं, है ना, कि इन फ्यूचर कंपनी के ऊपर केस है, अगर सूट है लीगल सूट, और अगर कंपनी हार गई तो फिर उसका ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसको एज अ फुट नोट हम दिखाते हैं।
ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। This is to enable the users to make correct assessment about the profitability and financial soundness of the enterprise and help them to take informed decisions. Indian Companies Act 1956 has provided a format for preparation of profit and loss account and balance sheet of a company, which needs to be compulsory thereto for the preparation of these statements. The regulatory bodies like SEBI also mandates complete disclosure to be made by the companies to give a true and fair view of profitability and states of affairs. तो जैसा कि कंपनीज अकाउंट है ना, कंपनीज एक्ट 1956 और सेबी है कि जो भी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहती हैं तो उनके लिए मैंडेटरी होता है बहुत सारी चीज़ों का एडिशनल डिस्क्लोज़र उनको करना पड़ता है। और जो कंपनीज लिस्टेड नहीं होती क्योंकि उनमें शेयर होल्डर्स के पैसा नहीं इन्वॉल्व होते तो इनके लिए थोड़ा कम, मतलब जो लिस्टेड कंपनी है उनसे कम डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं उनको ज़्यादा डिटेल्स और ज़्यादा डिस्क्लोज़र देने पड़ते हैं और उनके लिए मैंडेटरी है ऐसा करना, क्योंकि उनके लिए रेगुलेटरी बॉडी जो सेबी है वो कंट्रोल करती है और उनके हिसाब से उनको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको फुल डिस्क्लोज़र कंपनी के बारे में मिल सके। और इसलिए भी क्योंकि उसी के थ्रू वो लोग को शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलता है इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए मिलता है। तो इसके लिए डिस्क्लोज़र जो है जितना लॉ के हिसाब से है वो शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट पहले हमने ऊपर भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो अगर कंसिस्टेंस नहीं है, मान लीजिए कि उसी तरह नहीं बनाए हुए हैं जिस तरह दूसरी फर्म्स बनाती हैं, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ताकि हम एक कंपनी के इंफॉर्मेशन को दूसरी कंपनी के इंफॉर्मेशन से मैच कर सकें और मिला सके, कंपैरिजन कर सकें। उसी तरह एक कंपनी के इस साल के मान लीजिए कि कुछ जो डिटेल्स हैं कंपैरिजन है उनके पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेयर कर सकें। तो ये कैसे होगा, जब हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं ना, तब जा कर के हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म है इन्फॉर्मेशन। और कंसिस्टेंस है मतलब एक ही तरह का सामान है कि उसमें डिफरेंसेस और वेरिएशन नहीं है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज ओनली व्हेन इट अलाउज कंपैरिजंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज विद द वर्किंग ऑफ अदर एंटरप्राइज। Thus, both inter-firm and inter-period comparisons are required to be made. This can be possible only when accounting policies and practices followed by enterprises are uniform and are consistent over the period of time. ठीक है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करेगी इंटरप्राइज तब जा कर के उनका इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा और कंसिस्टेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। It is important that the concept of consistency is followed in preparation of financial statements so that results of two accounting periods are comparable. Consistency eliminates personal bias and helps in achieving results that are comparable. तो consistency के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि जो उनका पर्सनल बायस होता है कि मतलब मान लीजिए हो सकता है एक कंपनी अपने मन से कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दे, दूसरी हो सकता है कुछ अपने मन से कम कर दे, तो नहीं बल्कि उनको सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा ताकि जो डिफरेंट यूज़र्स हैं वो उनके इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें और डिसीज़न ले सकें, है ना, इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो ले सकें। Also, the comparison between the financial results of two enterprises would be meaningful only if the same kind of accounting policies, methods and policies are adopted in preparation of financial statement. However, consistency does not prohibit change in accounting policies. Necessary required changes are fully disclosed by presenting them in the financial statement, indicating their probable effect on the financial results of business. तो मान लीजिए अगर कंसिस्टेंसी तो फॉलो करना ही है लेकिन इसके साथ साथ में हो सकता है कि बिजनेस के ऐसे रिक्वायरमेंट्स हो जिसके वजह से वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा हो, तो उस केस में मान लीजिए कि
उनको फुल डिस्क्लोज़र देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसके वजह से क्या इफ़ेक्ट उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ रहा है वो भी चीज़ें अगर कंपनी डिस्क्लोज़ करती है तो वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी फॉलो कर सकती है, जो उनको हेल्प करेगा और भी ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में देने में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी की वजह से आपको प्रोहिबिट किया जाता है, बल्कि आप उससे डिफरेंट मिलते जुलते भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या फिर जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वही है उसके लिए आपको पहले फुल डिस्क्लोज़र देने पड़ेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट में। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसके हिसाब से जो भी बिज़नेस में इन फ्यूचर लॉसेस हो सकते हैं उसको तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट्स हो सकता है तो उसको तब तक हम लोग बिज़नेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक वो रियलाइज़ ना हो जाए। तो इसका मेन जो मोटिव है ताकि हम ऐसा ना हो जाए कि इसके वजह से कि हम अपने प्रॉफिट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा ओवर करके ओवर वैल्यूड दिखाएं और लॉसेस को कंसीडर ना करें। तो इसके लिए ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी इसको बोला जाता है कि हम जो फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है उसको हम दिखाएंगे, लेकिन जो फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स हो सकता है उसको तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक वो रियलाइज़ ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम भी एक बार रीडिंग दे लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म The concept of conservatism, also called prudence, provide guidance for recording transactions in the books of accounts and is based on the policy of playing safe. The concept of conservatism requires that profits should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account. है ना, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रॉफिट है उसको तब तक हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक रियलाइज़ ना कर लें, लेकिन जो हमारा लॉसेस हैं भले ही उसका रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं कि लॉस होंगे हमको, लेकिन फिर भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे। तो इसके रिलेटेड जो एग्जांपल हमारे सामने है, टू इलस्ट्रेट वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग ये प्रिंसिपल या बोल दीजिए या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम या तो कॉस्ट पे दिखाते हैं या मार्केट वैल्यू, उन दोनों में जो लोअर होता है उस पे दिखाते हैं। इसी तरह है क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब डाउटफुल डेप्ट क्या बोलते हैं? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। मान लीजिए हमने गुड्स 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल किया, तो अब जो हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने गुड्स उधार में सेल किया है, तो अब हमारा ये डाउटफुल लगता है, ऐसा चांसेस लगता है कि जो हमने 1 लाख का सेल किया है उसमें हो सकता है कि 5% जो अमाउंट है वो हमें रिसीव ना हो, है ना। तो अब जो ये प्रोविज़न बनाते हैं कि ये हमारा यही कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है कि अभी तक हमको हमारा वो 5% अमाउंट डूबा नहीं है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि 5% डूब चुका है, लेकिन हम ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि 1 लाख रुपए का जो 5% है वो हमें ना मिले, तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोविज़न क्रिएट कर देते हैं, है ना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। इसी तरह डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, हो सकता है जो डेटर्स 1 लाख रुपए के हैं तो 1 लाख के डेटर, लेकिन हो सकता है जब वो पेमेंट करें तो हमें 5,000 रुपये कम दे। इसी तरह है कि राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल। जो बिजनेस का गुडविल होता है ना, गुडविल जैसा हमने सुनते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मान लीजिए जैसे ब्रांड होता है, तो उसके आप जनरली देखते होंगे कि कोई भी ब्रांड्स का जो सामान होता है अगर आप उसी तरह की कोई लोकल सामान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा उसके क्वालिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो प्राइस हमें पे करना पड़ता है वो ब्रांड की गुडविल के लिए पे करना पड़ता है। तो ये जो गुडविल है इसको भी हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट उनको बोलते हैं जिसको हम लोग न छू सकते हैं और न फील कर सकते हैं ना। तो गुडविल को हम लोग साल साल राइट ऑफ करते हैं, हर साल उसको लेस करते हैं। जिस तरह डेप्रिसिएशन को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, उसी तरह गुडविल भी हर साल, और पेटेंट जो होता है उसको भी राइट ऑफ करते हैं। इसी तरह एग्जांपल है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। Thus, if market value of goods purchased has fallen down, the stock will be shown at cost price in the books. But if the market value has gone up, the gain not to be recorded until the stock is sold.
तो इसी तरह हमारे सामने जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये है कि जैसे गुड्स जो हमने परचेज़ किया, मान लीजिए कि उसके कॉस्ट में कमी आ गई, तो हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट पे दिखाएंगे, लेकिन अगर उसका जो मार्केट वैल्यू है वो अगर बढ़ गया तो भी हम उसको नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर उस बढ़े हुए वैल्यू पे अगर हमने गुड्स को बेच दिया तब तो फिर हम उसको दिखा सकते हैं उसके प्रॉफिट को, ठीक है। दिस अप्रोच फॉर प्रोवाइडिंग लॉसेज बट नॉट रिकॉग्नाइजिंग द गेन्स अंटिल रियलाइज्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म अप्रोच, ठीक है, इसको हम कंजर्वेटिज्म अप्रोच बोलते हैं। हाउएवर deliberate attempt to underestimate the value of assets should be discouraged and will lead to hidden profits called secret reserves। तो अब जानबूझ करके अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एसेट्स के वैल्यू को कम कर दें तो ये क्या है, ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और इसके वजह से जो है एक सेक्रेट रिजर्व हिडन प्रॉफिट क्रिएट होगा जिसको हम सेक्रेट रिजर्व के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते कि जानबूझ कर डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अंडर एस्टिमेट, जानबूझकर हमने किसी एसेट की वैल्यू को डाउन कर दिया, है ना, और फिर इसके वजह से तो हिडन प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा, मीन्स छुपा हुआ प्रॉफिट जिसको हम सेक्रेट रिजर्व के नाम से जानते हैं। चलिए, तो हमारे सामने अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो पहले इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में मेनली जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है तो हम उन्हीं चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर करते हैं जो हमारे लिए मटेरियल है, मीन्स जिसका ज़्यादा इफ़ेक्ट है। अब मान लीजिए कि हमने बिज़नेस कर रहे हैं तो हमने अपने बिज़नेस के लिए पेन ख़रीदा, पेंसिल ख़रीदा, है ना, परचेज़ किया, कैलकुलेटर परचेज़ किया कि हमें बिज़नेस में हमें ये चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए एसेट हम नहीं दिखाते, बल्कि इन सब चीज़ों को हम एज ए एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, है ना। तो क्योंकि इसके वजह से हमारे बिज़नेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसी तरह जो मटेरियल इफ़ेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके वजह से शेयर होल्डर्स जो हैं, मान लीजिए जिसकी वजह से उनके डिसीज़न में डिफरेंस हो, कि किसी मटेरियल चीज़ की वजह से हो सकता है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा कंपनी के साथ इंसिडेंस पेश आ गया, है ना, जिसकी वजह से उन्होंने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया। तो ये मटेरियल चीज़ हुई, मटेरियल इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से उनके डिसीज़न पे फ़र्क पड़ गया। तो चलिए हम इसको देखते हैं। The materiality of a fact depends on its nature and the amount involved. Any fact would be considered as material if it is reasonably believed that its knowledge would influence the decision of informed user of financial statement. अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Money spent on creation of additional capacity of a theater would be a material fact as it is going to increase the future earning capacity of the enterprise. Similarly, information about any change in the method of depreciation adopted or any liability which is likely to arise in near future would be significant information। तो इसी तरह हमारे सामने जो है ना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का अगर एग्जांपल लिया जाए या फिर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो इन फ्यूचर हमारे लिए अराइज हो सकता है, तो ये एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। ये इसको हम मटेरियल इफेक्ट बताएंगे, है ना, जिसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। ऑल सच इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज थ्रू द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उसको हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्लोज करेंगे। एंड अकम्पनिंग नोट्स सो डैट यूजर्स कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन। और अगर मान लीजिए उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करते हैं तो उसको एज ए नोट्स भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वजह से उस मटेरियल इफेक्ट की वजह से जो हमारे इन्फॉर्म्ड यूज़र हैं उनके डिसीजन में चेंजेस हो सकते हैं। इन सर्टेन केसेस व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज़ वेरी स्मॉल, स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अब वही बता रहा है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि जो अमाउंट बहुत ही अगर स्मॉल है तो उस केस में अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ना भी किया तो भी चल जाता है ना, जिसको हम एज अ टर्म यूज़ करते हैं कि चलता है, इतना सा तो चलता है ना। तो उसको बोल सकते हैं कि ये जो चलता है ये मटेरियलिटी नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं चलता है वो मटेरियलिटी हो सकता है। स्टॉक ऑफ इरेजर्स, पेंसिल्स, स्केल एक्सेट्रा आर नॉट सोन एज एसेट्स। वाट एवर अमाउंट ऑफ स्टेशनरी इज बाउट इन एन अकाउंटिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड वेदर कंज्यूम्ड और नॉट। द अमाउंट स्पेंट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टेकन इन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है ये है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी का अगर हम हिंदी
मीनिंग देखने जाएं तो इसको कहा जाता है निष्पक्षता। तो हमारे सामने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर होना चाहिए कि अकाउंटेंट जो है उसमें है ना कोई तरह का धोखाधड़ी वाली चीज़ें उसमें रिकॉर्ड ना हो, फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर, कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो उसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या फ्रॉड इन्वॉल्व ना हो। चलिए तो हम इसको देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर free from the bias of accountants and others. This can be possible when each of the transaction is supported by verifiable documents or voucher. तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ट्रू और फेयर है, तो उसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहता है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, लाइक वाउचर्स हुआ। अगर हमने मशीन परचेज़ किया तो उसका हमारे पास इनवॉइस होगा, है ना। अगर मान लीजिए उस सप्लायर को हमने पेमेंट किया बाद में बैंक के थ्रू, तो हमारे पास बैंक के स्टेटमेंट है, उसमें उनके पेमेंट को चेक कर सकते हैं। और अगर हमें कैश में किया तो रिसीव वाउचर भी मिल सकता है हमें, रिसीप्ट पेमेंट वाउचर, तो वो भी हम देख सकते हैं। या रिसीव वाउचर जो अगर किसी से पेमेंट किया रिसीव हुआ है तो रिसीव वाउचर चेक कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो फ्री एंड फेयर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजेक्शन फॉर परचेज ऑफ मटेरियल में बी सपोर्टेड बाई कैश रिसीव्ड फॉर द मनी पेड if the same is purchased on cash or copy of invoice and delivery challan, if same is purchased on credit। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। One of the reasons for the adoption of historical cost as the basis of recording accounting transaction is that adherence to the principle of objectivity is made possible by it। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हम historical cost कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, उसके पीछे रीज़न एक ये भी है कि ताकि हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है वो फुलफ़िल हो सके, है ना, कि हिस्टोरिकल जो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। द कॉस्ट एक्चुअली पेड फॉर एन एसेट कैन बी वेरीफाई फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ascertain द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट until it is actually sold. Not only that, the market value may vary from person to person and from place to place, and so objectivity cannot be maintained if such value is adopted for accounting purpose। तो यहाँ पे वही हमें बताया जा रहा है कि अगर हम मार्केट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू अगर यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारी नज़र में उसका मार्केट वैल्यू कुछ और होता, दूसरी की नज़र में उसका मार्केट वैल्यू कुछ और होता। हो सकता है कि अगर हम मान लीजिए एक स्टेट में उसका मार्केट वैल्यू कुछ और होता, दूसरे स्टेट में उसका मार्केट वैल्यू कुछ और होता। तो अगर हम ऐसे अगर अमाउंट को लेकर के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर दिखाते, वैसा अगर अकाउंटिंग करते, तो इसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते। तो इस वजह से भी हम जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स है, ये आपके लिए है ना, होमवर्क है। तो इसको आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आइएगा हमारे पास इस लेक्चर देखने, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। और अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी आपकी तरह सीख सकें। और जहाँ कहीं भी इसमें कुछ कमी हो तो आप हमें इसका फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए तो नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे सामने है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमने पहले भी पढ़ा जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जनरली हम लोग जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका दो इफ़ेक्ट होता है, जिसको ड्यूअल एस्पेक्ट भी बोलते हैं। कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी को कैश दिया तो हमारा जो एसेट है वो कैश कम हो रहा है ना, और उससे सर्विस लिया तो वो सर्विस क्या हो रहा है कि हम रिसीव कर रहे हैं। तो दो जो है इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं कि एक तो हमारे कैश पे पड़ रहा है, दूसरा हमें जो सर्विस ले रहे हो वो उस पे पड़ रहा है। तो हमारा जो बेसिकली जो हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ही फॉलो करते हैं। और दूसरा जो सिस्टम होता है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका जो है बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, और उसमें जो है सिर्फ एक अकाउंट पे इफ़ेक्ट होता है। और दूसरा जो अकाउंट इफ़ेक्ट होता है वो है पर्सनल अकाउंट होता है, और जो दूसरा एक चीज़ इफ़ेक्ट होता है इसमें वो कैश बुक इफ़ेक्ट होता है ना। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। द डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, ये अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें अकाउंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डिवाइड होता है।
Double entry system is based on the principle of dual aspect, which state that every transaction has two effects, viz. Receiving of a benefit and giving of a benefit. Each transaction therefore involves two or more accounts and is recorded at different places in the ledger. तो हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम ये स्टार्ट होता है, ये जर्नल एंट्री होता है ना। उसके बाद जो जर्नल होते हैं उसको हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं, जिसको पोस्टिंग बोलते हैं। हम आगे इस सबको चीज़ों को सीखेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट, दस वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड द अदर इज़ क्रेडिटेड। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसमें एक अकाउंट तो डेबिट होता है और उसका दूसरा इफेक्ट जो होता है वो कॉरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक ही ट्रांजैक्शन का दो बार डेबिट हो, नहीं, बल्कि एक का डेबिट होगा तो दूसरा वो इफेक्ट होगा वो क्रेडिट होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका पहला इफेक्ट क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट उसका फिर डेबिट होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं कि एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये बेस है डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम एज बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। The arithmetic inaccuracies in records can mostly be checked by preparing the ट्रायल बैलेंस, है ना। जो लेज़र के बाद जो होता है बनता है वो ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अगर कुछ भी इफ़ेक्ट है तो हमने अगर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है तो फिर अगर कोई भी ऐसा डिफरेंसेस रहा तो हमें ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है कि किस एंट्री की वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा डिटेल हम यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम का भी देख लेते हैं। Single entry system is not a complete system of maintaining records of financial transaction. It does not record two-fold effect of each and every transaction. Instead of maintaining all the accounts, only personal accounts and cash book are maintained under this system. ठीक है, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें सिर्फ दो इफेक्ट होते हैं। एक तो ओनली या तो पर्सनल अकाउंट होंगे और दूसरे होते हैं जो इफेक्ट वो कैश बुक में होते हैं। तो इसमें सिर्फ मेनली जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो एक ही हो रहा है, वो पर्सनल अकाउंट हो रहा है। In fact, this is not a system but a lack of system as no uniformity is maintained in recording of transaction. Only one aspect is recorded, for others both aspects are recorded. The accounts maintained under this system are incomplete and unsystematic and therefore not reliable. तो इसको हम रिलाय नहीं कर सकते। सिंगल एंट्री जो सिस्टम है वो रिलायबल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका ड्यूअल इफेक्ट नहीं होता, वो एक ही इफेक्ट होता है तो हमारे लिए रिलायबल नहीं रह जाता, ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे सामने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो हम अकाउंटिंग करते हैं जनरली दो बेसिस पे करते हैं। एक तो जिसको बोलते हैं कैश बेसिस और दूसरा जो चीज़ होता है वो एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस जो बोलते हैं कि हम ट्रांजैक्शन तब करते हैं जब हमें कैश रिसीव हो रहा हो या फिर हम किसी को कैश पे कर रहे हो, इसमें उधार का सिस्टम नहीं होता है ना। तो ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है इसमें इसके वजह से डिफरेंसेस भी आते हैं। जैसे हमारे सामने ये एक, अभी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कैश सिस्टम को, उसके बाद फिर हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अंडर द कैश बेसिस entries in the books of account are made when cash is received or paid and not when receipt or payment becomes due। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम कोई भी एक्सपेंसेस होता है हमारे इस साल का, अगर मान लीजिए उसका पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर में किया तो हम लोग उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसी साल में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। लेकिन कैश बेसिस के हिसाब से हम उसको, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारे सामने एग्जांपल है कि इफ़ ऑफिस रेंट फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2014 इज़ पेड इन जनवरी 2015 इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इन जनवरी 2015। तो हमारे यहाँ पे क्लैश हो रहा है ना। जैसे हम देखेंगे कि कैश बेसिस में हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उससे ये क्लैश हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्सपेंस दिखा रहे हैं वो दिसंबर 2014 में नहीं दिखा रहे, बल्कि जब हम पे कर रहे हैं एक्चुअल में जनवरी 2015 उस टाइम पे दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमारा सेल ऑफ गुड्स है कि हमने अगर गुड्स उधार में बेचा है तो हम लोग जो अपने नॉर्मल अकाउंटिंग है उसके हिसाब से दिखाएंगे कब, जब हमने एक्चुअल में सेल कर दिया, या फिर अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं तो जब हमने सर्विस उसको रेंडर कर दिया। लेकिन ये जो कैश बेसिस के हिसाब से अगर मान लीजिए हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया यहाँ पे जनवरी 2015 में, तो ये जनवरी में नहीं रिसीव दिखाएंगे हम इस एंट्री को, बल्कि जब इसका पेमेंट, मान लीजिए कि इसका जनवरी का जो हमारा सेल हुआ है क्रेडिट सेल, उसका पेमेंट हमें अप्रैल में मिल रहा है तो इसको हम अप्रैल में दिखाएंगे जब हमारा पेमेंट रिसीव होगा। तो ये जो है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल से मैच नहीं करता ये कैश बेसिस।
तो जनरली जो हम अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो करते हैं वो एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करते हैं। चलिए तो अब हम एक्रूअल बेसिस कर देख लेते हैं। एक्रूअल बेसिस हाउएवर revenues and costs are in accrual basis. However, revenues and costs are recognized in period in which they occur rather than when they are paid. तो इसमें जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं रेवेन्यू को या एक्सपेंसेस को, वो जब हमारा अकर हो जाता है ना कि जब हम पे करते हैं। Thus, under this system, the monetary effect of transaction is taken into account in the period in which they are earned, rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprise. This is a more appropriate basis for calculation of profits, as expenses are matched against revenue earned in relation thereto. For example, raw material consumed are matched against the cost of goods sold. ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारा पिछले लेक्चर में भी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा और डिटेल इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो जनरली होता है वो इशू कौन करता है? उसके लिए हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में, इंडिया में अथॉरिटी है वो ICAI है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये इसलिए इशू किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ताकि जो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करें, ताकि ये कंसिस्टेंसी ला सके, है ना, ये कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी ला सके। और हमारा जो यूज़र्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वो एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से कंपेयर कर सके, साथ ही एक एंटिटी के परफॉर्मेंस को अब उसके पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सके। इसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो किया जाता है। तो चलिए हम इसका और थ्योरी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कन्वर्टिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, कैसे रिकॉग्नाइज करना है ट्रांजैक्शन को, मेजरमेंट कैसे मेज़र करना है, उसके एक्चुअल में ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डिस्क्लोज करना है, ये सब चीज़ें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू पता चलता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, है ना, हमने जैसा पढ़ा, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इन्हांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम जब इसमें से नॉन कंपेरेबिलिटी को निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। और दूसरा मोटिव जो है इसका, सेकेंडली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। In addition to improving credibility of accounting data, accounting standard enhances comparability of financial statement both intra and inter-enterprises. Such comparisons are very effective and widely used for assessment of firms' performance by the users of accounting. ठीक है, तो जो यूज़र्स हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिनको लगता है, जो यूज़ करके अपने डिसीजंस लेते हैं, वो उनको फिर इससे एक बोला जाए तो सिंप्लिसिटी के साथ वो कंपेयर कर सकते हैं, आसानी के साथ वो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारे सामने है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देयर कैन बी अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स विच मे बी यूज बाय एनी बिजनेस एंटिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ दोज अल्टरनेटिव्स विच फुलफिल द बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट। मेन मोटिव है कि हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू हो और फेयर हो, तो उसके लिए जो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो कर सकती है बिजनेस एंटिटी, और वो करती है ना। उसके बाद हम बेनिफिट्स देख लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबसे पहला जो हमारा मदद करता है, ये वेरिएशंस मतलब जो डिफरेंसेस हैं उसको एलिमिनेट करता है इसमें, कब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। और दूसरा में जो है मे कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन। तो हमारे सामने जो पहला बेनिफिट है, हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जरिए हमें ये मदद मिलती है कि हम जो वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते में, उसको हम एलिमिनेट कर सकें उन वेरिएशंस को।
दूसरा जो बेनिफिट है, may call for disclosure of certain information which may not be required by law, but such information might be useful for general public, investors and creditors. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, हो सकता है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी पड़े जो जनरल पब्लिक को, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स को यूज़फुल हो। भले ही वो चीज़ें हो सकती है कि हमें लॉ के द्वारा उनको कंपलसरी ना हो डिस्क्लोज़ करना, तो एक ये बेनिफिट मिलता है। और तीसरा जो बेनिफिट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज़। तो अब कंपनी के एक साल के परफॉर्मेंस को हम पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, एक कंपनी के इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे को हेल्प होता है, कैसे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू। अब चलिए भी इसके हमने तो बेनिफिट्स देख लिए, अब आगे इसके लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। अब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें डिफरेंट चॉइसेस देता है, तो उसको अप्लाई करना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह का मेथड इसमें अप्लाई करें, कि अगर एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव है तो कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए सूटेबल होगा। तो उस टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, सोचने में हमें प्रॉब्लम होता है कि किस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जाए। ठीक है। सेकंड जो लिमिटेशंस है, इट इज़ rigidly followed and fails to extend flexibility in applying accounting standard। तो अब ये क्या है, कहीं कहीं पे अगर कंपलसरी है तो इसको फॉलो करना ही है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करने में, तो इसकी वजह से ये भी एक लिमिटेशन है। और तीसरा जो लिमिटेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द इंस्टीट्यूट, द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेटस। तो अब जैसा जो हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है, और अगर मान लीजिए लॉ है, एक तरफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दूसरी तरफ लॉ है, स्टैट्यूट है, तो हम उस सिचुएशन में हमें स्टैट्यूट को फॉलो करना है। तो अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर होता है तो वो स्टैट्यूट को ध्यान में रखते हुए होता है, तो इसके वजह से हो सकता है कि हम मजबूरी में कुछ ऐसी भी चीज़ें हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंक्लूड करें जो हमें लॉ के हिसाब से करना पड़ता है। हो सकता है कि भले ही हम वो चीज़ें इंक्लूड करना ना चाहते हों। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो गया। उसके आगे हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो मेनली जो अप्लाई होता है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हीं के लिए होता है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे उसका एक एक्सेप्शन है, प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट हैव एनी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी, तो उनको अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा किनको किनको अप्लाई होगा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट है, पार्टनरशिप फर्म है, सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कंपनीज़ है। ठीक है। तो ये इतने सारे लोग हैं, इन लोगों पे अप्लाई होता है, और इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। अभी हम लोग को कैसा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो बहुत सारी जो इन लोग का लिमिट रहता है उसके हिसाब से रहता है कि अगर फर्म का इतना टर्नओवर हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ तो फिर एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके लिए ये नॉर्मल हर एक बिजनेस यूनिट जो यहाँ पे हमारे सामने एग्जांपल है उन सबको हर एक कोई अप्लाई नहीं होता, बल्कि उनके लिए लिमिटेशंस है जो हमें पढ़ना नहीं है, तो इसके लिए हम ज़्यादा डिटेल में उसमें जाएंगे नहीं। ठीक है। अब हमें जो एक कॉन्सेप्ट देखना है वो है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पढ़ लिए, अब हमारे सामने जो नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वो इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम का है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ इंडिया में अप्लाई होते हैं, है ना। लेकिन जो अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, हम जैसा कि देख रहे हैं कि अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करना बहुत ही आसान हो गया। अब पहले जैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जब से आ गए, तो उसके बाद से अब बिज़नेस करना एक जो मतलब जो बोलते हैं ना, एक बैरियर ख़त्म हो चुका है। अब हम आसानी से किसी दूसरे देश में भी बिज़नेस कर सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में भी आकर के बिज़नेस कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या होता है कि अब जब किसी कंपनीज़ को, मान लीजिए किसी इंडियन कंपनीज़ को फॉरेन में उसका प्लांट लगाना है या वहाँ पे कुछ उसको इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो अब इन सब सिस्टम में क्या होता है कि फ़ंड रिक्वायरमेंट होता है।
जो बिजनेसेस होते हैं उनको ज़्यादा फंड लगता है। तो अब उस सिस्टम में क्या होता है कि वो फिर किसी फॉरेन कंट्रीज़ में भी चाहती हैं कि वहाँ से भी उनको मिल जाए, पैसे मिल लगाने वाले लोग मिल जाएँ, वहाँ से भी इन्वेस्टर उनको मिल जाए। तो फिर ये चीज़ देखने के लिए कि हम एक बिज़नेस जो मान लीजिए डोमेस्टिक कंट्री हम बोलेंगे इंडिया को, और एक जो फॉरेन कंट्री है कि मतलब इंडिया के अलावा जो भी दूसरी कंट्रीज़ है उसको फॉरेन कंट्रीज़ बोलेंगे। तो अब मान लीजिए कि हमारे जो डोमेस्टिक कंट्री में जो हमारी एक कंपनी है, अगर उसको तो किसी दूसरे कंपनी में दूसरे फॉरेन कंट्री में सेटअप करना है तो उसको फ़ंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो अब मान लीजिए कि फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, तो फिर यहाँ की जो कंपनी है उसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना चाहेगी। तो वो लेकिन हम यहाँ पे तो अलग अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल है वो एक ऐसा सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह ही है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो होता है वो तो सिर्फ इंडिया में होता है, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ये पूरे ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज़ है अगर ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो ये क्या है कि हर एक फॉरेन कंट्रीज़ में कंसिस्टेंसी आएगी। कि मान लीजिए अगर हमें फ़ॉरेन में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो फिर अगर IFRS अगर हम भी फॉलो कर रहे होंगे और फॉरेन कंट्रीज़ भी फॉलो कर रही होगी तो फिर हम आसानी से उनके इन्फॉर्मेशंस को कंपेयर कर सकेंगे, हम समझ सकेंगे आसानी से। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको अगर ध्यान में रखते हुए बनाते हैं तो इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। और इसी सिस्टम के हिसाब से इंडिया में अभी जो हम पहले पढ़ते थे वो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन अब इसी के ध्यान में रखते हुए जो इंडिया में बनाया गया है एक नया स्टैंडर्ड उसको बोलेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो वो अभी हमारे सामने उसका कंपैरिजन भी आएगा आगे। फ़िलहाल हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए तो हम एक बार यहाँ इसको पूरा रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने समझाया है, ठीक है। There have been vast changes in global economic scenario with the emergence of globalization, liberalization, and privatization. The advent of translational corporations in search of fund in order to sustain their ongoing operation in order to fulfilling the growth of economy has resulted in raising capital globally. कि अब कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट हो रहा है वो ग्लोबली भी हो रहा है, कटिंग अक्रॉस international boundaries. Since each country has its own set of rules and regulations for maintaining business records for accounting purposes and financial reporting, it becomes a cumbersome and complex exercise to comply with existing accounting rules and regulations of country in case the business enterprise decides to raise its capital needs from foreign country. In order to make economy more dynamic, competitive and to boost confidence among international analysts and investors, it is important that financial statements put forward by the business organizations across the countries are comparable on similar parameters, investor friendly, fair, transparent and decision worthy. In view of this, a trend toward global convergence of accounting standard is seeking momentum for international financial reporting. ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अब इंडिया के भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको चेंज किया जा रहा है और IFRS जो है उसके लेवल में लाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो नीड है IFRS का क्या नीड है, IFRS हेल्प्स टू प्रिवेंट मटेरियल मैनिपुलेशन और एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके वजह से जो कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी आता है तो वो मटेरियल मैनिपुलेशन और एरर को प्रिवेंट करता है। दूसरा, IFRS हेल्प्स इन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। Unless accounting activities are regulated, different countries will apply different set of rules and regulations are prevalent in each country. तो मतलब ये अभी तक तो हम पढ़ते थे वो तो एक कंट्री के जो कंपनीज रहते थे उसमें कंपैरिजन होता था, लेकिन IFRS आने की वजह से हम एक कंट्री की कंपनी से दूसरे कंट्री की कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके वजह से एक कॉमननेस आ रहा है। IFRS प्रमोट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ईच बिजनेस ग्रोथ। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि IFRS जो प्रमोट कर रहा है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड बना रहा है फॉर बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है।
और तीसरा जो नीड है, इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। द कन्वर्जेंस ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ वैल्यूएबल प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड अचीव सब्सटेंशियल बेनिफिट फॉर ऑल कैपिटल मार्केट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा और आगे हम देखेंगे। लेकिन आप बच्चों ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने को मिल रहा है, नहीं, बल्कि आगे ये यहाँ तक कि सिर्फ कुछ चैप्टर की बात है जो थ्योरी पढ़ना है। और थ्योरी हमें भी पता है, हमने भी पढ़ा है, आप लोग भी जानते हैं कि थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आप इसको अगर एंजॉय करके पढ़ेंगे तो फिर आपको इसमें हेल्प होगा। और अगर आप एंजॉय करके नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही बर्डनसम लगेगा। तो इसके लिए आप इनको एंजॉय करते हुए पढ़िए तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अभी जैसा मैंने बताया था कि अब इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उसको कंपेयर करने के लिए जो बताया ना कि थोड़ा एडवांस लेवल IFRS के कंपैरिजन में लाने के लिए अब इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया। पहले जो था वो नाम वो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, लेकिन अब इसको हम इंड एस बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इंड एस का हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल। इंड एस इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम IFRS। इंड एस इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अभी इंड एस को किसने नोटिफाई किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फॉलो किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया। एंड हैज़ वाइड रेंज ऑफ कन्वर्जेंस एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो हमारा प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा एडवांस लेवल, और उसमें जहाँ जहाँ करेक्शन का रिक्वायरमेंट हुआ उसको थोड़ा एडवांस लेवल करके और IFRS के कंपैरिजन में लाने के लिए इसको वापस से हम बोल सकते हैं की तरफ से मॉडिफाई किया गया है। वापस से जो नई चीज़ें ऐड करनी थी वो की गई हैं, और जो चीज़ें रिलेवेंट नहीं रह गई थी उन सबको निकाल दिया गया है, और अब नया जो आ गया है वो इंडेस आ गया। तो यहाँ पे आपके सामने ये दोनों स्टैंडर्ड्स के नाम है, ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, आप एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन बता देता हूँ पढ़ के, है ना। जैसे अभी इंड एस 1 का जो टाइटल है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था उसका जो टाइटल था वो था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह टाइटल 2 था इंड एस का, जो अभी फ़िलहाल है वो इन्वेंट्रीज़ है, और दूसरा जो था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन में अभी ये जैसा हमारा जो इंड एस है ये हर एक कंपनी के लिए अब कंपलसरी हो चुका है। जिनको जो भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करती है उनके लिए इंड एस कंपलसरी हो चुका है, और ये जो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था ये सब अब रिलेवेंट नहीं रह चुका है ना। ये अब चेंजेस के साथ और मोर एडवांस वर्जन जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, तो वो इंड एस हो चुका है। ठीक है, ये कंपैरिजन है, ये लिस्ट है सिर्फ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा कोई रिलेवेंट एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, लेकिन फिर भी अब दिया है बुक में तो एक बार आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने जो एक टॉपिक आता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ये क्या है? GST जिसको बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST जो है ये क्या है हमारे सामने? एक बार मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू बता देता हूँ। टैक्स का जो सिस्टम इंडिया में है उसमें 2 सिस्टम है, एक तो डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स ऐसा है कि जैसे हमारे इनकम जो है उस पर टैक्स लगा, तो ये एक ऐसा टैक्स होता है इनकम टैक्स जो हम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर मेरा इनकम मान लीजिए कि 10 लाख रुपए है सालाना, और उस पर हमें 20,000 रुपये टैक्स आ रहा है पे करने को, तो वो जो 20,000 रुपये टैक्स है वो मुझे पर्सनली पे करना पड़ेगा। मैं ये लायबिलिटी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो सिस्टम है इसमें क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और उसको नेक्स्ट लेवल पे बेचता है। मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है? वो होलसेलर को देता है ना। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर किसको बेचता है? वो रिटेलर को देता है, और रिटेलर किसको देता है? वो एंड यूज़र को देता है। तो इसमें जो है हर एक लेवल पे जो वैल्यू एडिशन होता है उस पर टैक्स लगता है ना। तो उसको हम बोलते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स। पहले जो हमारा सिस्टम था वो 2 टैक्स हुआ करता था, एक तो जिसको वैट बोलते हैं और दूसरा जो था वो सर्विस टैक्स था। तो वैट जो होते थे वो गुड्स पे लगते थे, और सर्विस टैक्स जो था वो कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीचिंग भी एक सर्विस है तो टीचिंग हुआ, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ। उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं, लाइक ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, टेलीकॉम सर्विसेज हैं,
इन सब तरह की जितनी भी सर्विसेज थी उस पर पहले सर्विस टैक्स लगा करता था। तो अब बाद में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो उसमें से मैक्सिमम टैक्सेस को एक जगह पे इंक्लूड कर दिया और जिसको नाम दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब कॉमन चीज़ें इसमें वो एक जगह क्लब्ड हो गई कि बहुत सारे जो टैक्सेस अलग अलग तरीके की थी उन सब चीज़ों को एक जगह ला करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम दे दिया। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है तो आप इसमें जैसे एग्जांपल देखेंगे कि पहले जो कपड़ा होता था उस पर वैट नहीं लगा करता था, लेकिन ये जो जीएसटी है ये अब कपड़े पे भी लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी अब इसके अंदर आ गई जिसमें पहले नहीं लगा करता था टैक्स, लेकिन अब वापस से इसमें लगते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है हम इसमें ऐसा करेंगे कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते चलेंगे और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसको समझाते भी चलेंगे। जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि मैं जहाँ पे ये गुड्स और सर्विस कंज्यूम्ड हो रहा है वहीं पे ये टैक्स लगेगा। अब मान लीजिए कि मान लीजिए कि मैं बिहार में हूँ, है ना, और अगर मैंने बिहार में कोई गुड्स सेल किया तो अब वो टैक्स जो लगेगा जीएसटी वो बिहार में ही लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने बिहार से गुड्स यूपी में ट्रांसफ़र किया, है ना, तो अब इसका डेस्टिनेशन क्या है कंजम्पशन का, वो यूपी है, तो फिर वहाँ की सरकार जो है उसको जीएसटी मिलेगा, है ना। अब जीएसटी जो है इसमें 3 तरह के आते हैं, टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। 3 तरह का टर्म यूज़ होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक CGST होता है, एक SGST होता है और एक IGST होता है। तो अगर गुड्स एक ही स्टेट में कंज्यूम्ड हो रहा है, मान लीजिए कि मैंने गुड्स बिहार में सेल किया और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और बिहार में ही बिज़नेस करता हूँ, तो अब यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो जो भी टैक्स का रेट होगा उसका 50% यहाँ बिहार की सरकार को मिलेगा और जो 50% जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। लेकिन फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे दिए अगर दूसरा केस ऐसा हो कि जैसे मैंने गुड्स को यहाँ से बिहार से दिल्ली सेल किया, दिल्ली गया हमारा गुड्स और वहाँ पे जाकर के कंज्यूम्ड हुआ, तो अब इस केस में जो अगर गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो उस केस में हमारा CGST और SGST नहीं लगता, बल्कि उसको IGST बोलते हैं, इंटीग्रेटेड GST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उस केस में जो टैक्स मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें टैक्स लगाएगी। तो ये जो IGST होता है इसमें भी जिस स्टेट में अब गुड्स कंज्यूम्ड हो रहा है वहाँ की स्टेट लेगी और सेंटर लेगा, लेकिन जो 18,000 है वो IGST का अमाउंट अगर मान लीजिए कि मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा तो उसमें IGST लगेगा और वो जो टैक्स अमाउंट जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको रीड करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। तो जैसे हमने पहला पढ़ा, GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ proposed टू बी levied एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू फाइनल कंजम्पशन विथ क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड टू एट प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल एज अ सेट ऑफ। तो अब मान लीजिए कि इसमें जो टैक्स रहता है ना वो मैन्युफैक्चरर से लेकर के जब तक एंड यूज़र तक नहीं पहुंचेगा तब तक इस पर टैक्स लग चुका होता है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जो बीच के लोग रहते हैं, मानिए मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, गुड्स सेल किया। अब मान लीजिए कि उसने 1 लाख रुपए का गुड्स सेल किया मैन्युफैक्चरर ने, तो उसने मान लीजिए कि 12% GST लगाया, तो 1 लाख का 12% GST कितना हो गया, वो 12,000 रुपये हो गए। लेकिन उसने गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मानिए कि रॉ मटेरियल उसने कहीं से परचेज़ किया था, तो जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया था ना उसने उस पर 12% GST दिया था। अब उसने जो परचेज़ किया था रॉ मटेरियल मान लीजिए कि 50,000 का परचेज़ किया था। अब 50,000 का उसने जो परचेज़ किया तो उस पर टैक्स उसको कितना लग गया, 12% इंटू 50,000 वो हो गया आपको 6,000। लेकिन जब इसने सेल किया तो उस टाइम में इसने कितना टैक्स कलेक्ट किया, उसने किया 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 12% इक्वल टू 12,000। तो अब इसको पे जो करना है वो 12,000 रुपये करना है। लेकिन इसने ऑलरेडी जो सामान खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, उस पर इसने कितना टैक्स पे कर दिया है ऑलरेडी, 50,000 इंटू 12% यानी 6,000। तो अब इसको फाइनल जो अमाउंट पे करना पड़ेगा ना वो 12,000 जो पेबल है
माइनस उसमें से क्या कर देगा, ये 6000 जिसने ऑलरेडी जो इसने रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम पे किया था वो माइनस करके ये जो नेट अमाउंट जो पे करेगा सरकार को वो 6000 रुपये। तो ये बता रहा है कि ये जो इसका है वो सेट ऑफ मिलता है कि अगर हमने पहले अभी मान लीजिए ये सिर्फ एक जो सेट ऑफ किसी को अगर नहीं मिलता है तो वो फिर फाइनल कंज्यूमर है, क्योंकि वो टैक्स क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है। और जो ये बेनिफिट मिलता है वो रजिस्टर्ड डीलर जिसने जीएसटी का नंबर लिया हुआ है, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को मिलता है। और जब आप डिटेल में जाएंगे तो वो फिर आगे बहुत सारी कंडीशन है कि बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट नहीं भी मिलता है, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। इन नटसेल ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इट टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो इसमें जो है वैल्यू एडिशन होता है ना, वो सिर्फ उसी अमाउंट पे टैक्स लगता है। ऐसा नहीं कि 1 लाख पे मैन्युफैक्चरर ने जब सेल किया तो उसने लगाया, फिर मान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसने उसको अगर 1,20,000 रुपये में बेचा तो वो पूरे 1,20,000 पे लगाएगा, नहीं, बल्कि जो वैल्यू एडिशन है मानो 20,000 रुपये एडिशन, वो उस पर टैक्स लगाएगा। और इसका जो फाइनल जो टैक्स का बर्डन है वो कौन बियर करेगा, वो फाइनल कंज्यूमर बियर करेगा, ठीक है। GST has a dual aspect with center and state simultaneously levying on a common tax base। तो अब ये कैसा है कि एक सेंट्रल जो है और स्टेट होते हैं, इन लोग लेवी कर सकते हैं, मीन्स चार्ज कर सकते हैं टैक्स। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है उन लोगों को राइट्स दिया हुआ है कि आप लेवी कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडमेंट करना पड़ा था कि जो सेंटर है और स्टेट है वो साथ ही साथ मिलकर टैक्स कलेक्ट कर सकती है, लेवी कर सकती है। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी विच आर CGST, जैसा कि हमने अभी देखा कि एक CGST है सेंट्रल जीएसटी और एक SGST है वो है स्टेट जीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्टेड अंडर CGST विल कंस्टिट्यूट। अब जो CGST का अमाउंट कलेक्ट होता है वो किसको जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। द प्रेजेंट सेंट्रल टैक्सेस लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एटसेट्रा विल बी सबस्यूम्ड अंडर CGST। तो अब बहुत सारे जो पहले GST आने से पहले बहुत सारे जो टैक्सेस थे, जैसे मान लीजिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ये सब चीज़ें अब एक जगह जमा होकर के CGST के नाम से आ गई, ठीक है। इसी तरह SGST जो है वो स्टेट के पास जाता है। इसका जो कलेक्शन है SGST अमाउंट का, ये किसका रेवेन्यू होता है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनका रेवेन्यू होता है। विद GST ऑल टैक्सेस लाइक वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स। अब जो पहले स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाया करती थी, जैसे वैट लगाती थी, इंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी, लग्जरी टैक्स लगाती थी, एंट्री टैक्स लगाती थी, तो अब ये सब चीज़ें कहाँ मर्ज हो गई हैं, GST में ये सब चीज़ें मर्ज हो गई। अब हमारे सामने एक एग्जांपल है कि जैसे रमेश एक डीलर है, रमेश अ डीलर इन पंजाब सेल गुड्स टू सीमा इन पंजाब। तो अब यहाँ पे रमेश जो डीलर है वो किसको सेल कर रहा है, सीमा को कर रहा है। वो कहाँ है, वो भी पंजाब में। कितने का कर रहा है गुड्स ट्रांसफ़र, ये कर रहा है सेल 10,000 रुपये का, 10,000। इफ़ GST रेट इज़ 18%। अब मान लीजिए कि जो गुड्स उसने सेल किया उस पर अगर GST का रेट 18% है तो 9% यहाँ पे किसको जाएगा, CGST को जाएगा, और 9% SGST। मतलब मान लीजिए कि ये 18%, इसका 1,800 रुपये होते हैं, 10,000 का 18%, ये 1,800 रुपये आता है। तो 900 जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और 900 रुपये जो पंजाब गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब ये जो है, अगर ये कब लगता है, जब हम गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो उस केस में IGST लगता है ना। और ये जो IGST का रेवेन्यू है इसको कलेक्ट कौन करता है, इसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये डिवाइड होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अब उन लोगों का जो भी रेट तय रहता है गवर्नमेंट के द्वारा वो उस रेशियो में दोनों गवर्नमेंट्स में डिवाइड होता है। IGST is charged on transfer of goods and services from one state to another, जैसा कि हमने पढ़ा। इसी तरह import of goods and services are also covered under IGST। तो अब जो गुड्स, अगर मान लीजिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें हमें मशीन चाहिए एडवांस लेवल का जो हमें जापान से मंगाना है, तो अब हम जो गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो उसको भी हम IGST के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। अब हमारे सामने ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान देन दिस
ट्रांजैक्शन विल अट्रैक्ट IGST। तो अगर मान लीजिए गुड्स मध्य प्रदेश से राजस्थान ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस में IGST लगेगा। अब हमारे सामने यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ रमेश इन मध्य प्रदेश सेल गुड्स टू आनंद इन राजस्थान वर्थ ₹10 लाख, applicable GST is 18%, 9% CGST, 9% SGST. In this case, the dealer will charge 18,000 as IGST and will go to the central government. तो अब इस केस में IGST लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये हमारे पास सामने ये बॉक्स है, इसमें वही बताया गया है कि सेंटर और स्टेट जो है, इंडिया जो फेडरल कंट्री है। अब यहाँ पे जो सेंटर है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है अथॉरिटी कि आप इन सब चीज़ों के अंदर काम करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिसके ध्यान में रखते हुए रूल रेगुलेशन बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। तो इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना पड़ा है, ये GST लाने की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास ये चार्ट है कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के जो टैक्सेस हमने पढ़े। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो इनकम टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर देखिए पहले हमारे अंदर क्या थे, दो चीज़ें थी। एक तो सेंटर को जो जाता था इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, CST था, जो हमने पढ़ा सेंट्रल स्टेट टैक्स। अब एक था और कस्टम। अब कस्टम जो है ये अगर हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसमें लगता है, और ये जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, ये एक्साइज ड्यूटी अगर कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करती है ये एक्साइज ड्यूटी उस पर लगता है। और सर्विस टैक्स तो आपको पता ही है कि जो हम सर्विसेज लेते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स पहले लगाया करती थी सर्विस टैक्स के नाम से। और जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें एक वैट था, फिर ये एंट्री टैक्स होता है और एक ऑक्ट्रॉय होता था। ठीक है, ये एक लग्जरी टैक्स होता था। तो ये सब कौन लेता था, ये सब स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। तो अब जो हमारा GST आया है ना, इसने GST ने इन सब टैक्सेस को एक जगह पे इंक्लूड कर दिया है और क्लब कर दिया है कि सबस्यूम जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर अब GST के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST देख लेते हैं। तो GST इज़ अ कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब GST के अंदर, अब पहला जो सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्स का, तो उसमें ऐसा होता था कि जो वैट रहता था ना, वो स्टेट जो रहती थी उन अपने हिसाब से वो बनाती थी कि बिहार में मान लीजिए जो वैट का जो सिस्टम था वो यहाँ की सरकार कंट्रोल करती थी और उसके हिसाब से अपना लॉ बनाती थी। अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र की जो सरकार थी वो वहाँ के अपने हिसाब से वैट का लॉ तैयार करती थी। लेकिन ये जो GST आने की वजह से क्या हुआ कि ये कॉमन लॉ हो गया कि वन नेशन वन टैक्स, हमने सुना होगा ये स्टेटमेंट बहुत बार। तो ये जो है कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, अब सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे इंडिया के इस टैक्स को इसको कंट्रोल कर रहा है और पूरे कंट्री लेवल पे ये एक कॉमन लॉ हो गया और कॉमन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। उसके साथ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जैसे हमने पढ़ा कि इससे पहले कि ये जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जहाँ पर भी ये टैक्स ये जो जिस डेस्टिनेशन में कंज्यूम्ड होगा उस गवर्नमेंट को, उस स्टेट की गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू मिलेगा। GST is a comprehensive levy and collection on both goods and services at the same rate with benefit of input tax credit और subtraction of value। तो अब वही बता रहा है इसमें कि अब GST आने की वजह से क्या हुआ कि गुड्स जो है उनकी भी क्रेडिट को आप ले सकते हैं और अगर सर्विसेज जो हैं तो उनकी भी क्रेडिट को ले सकते हैं। तो पहले कैसा होता था कि मान लीजिए आपके जो सर्विसेज आपने अवेल किया तो अब उसका जो क्लेम है, उसका जो सेट ऑफ है ना, वो आप वैट के इसके अंदर में सेट ऑफ नहीं यूज़ नहीं कर सकते थे, उसका क्रेडिट नहीं ले सकते थे। लेकिन GST आने से एक ये भी फ़ायदा हो गया कि आप गुड्स और सर्विसेज को अब यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं रह गया। आपका गुड्स हो या सर्विस हो, आपने अगर वो सर्विस अवेल किया है या फिर आपने गुड्स परचेज़ किया है और उस पर टैक्स पे किया है, तो आप जो सेल करेंगे या जो सर्विस देंगे उसके अंदर इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है GST का। इसका से मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। अब यहाँ पे जो मिनिमम नंबर रेट है ये उसकी वजह से बहुत अलग अलग रेट्स अब नहीं रह गए, अब जो है दो ही तरह के रेट्स रह गए। देयर इज़ नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशन टैक्स, टर्नओवर टैक्स। तो अब ये जो GST है ना, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट अपने मन से इस पर कुछ और टैक्स को जैसे सेस लगा दिया या फिर रीसेल टैक्स लगा दिया या फिर एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स, ये सब टैक्स के नाम से इस पर अब एडिशनल कोई भी नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका एक फ़ीचर।
देयर इज़ नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स। तो अब ये मान लीजिए कि जो बोला जाता है ना कि टैक्स ऑन टैक्स, कि मान लीजिए जो पहले लगता था कि गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था, और जो उसके बाद एक्साइज ड्यूटी के बाद जो वैट लगता था ना, वो गुड्स के अमाउंट जो मैन्युफैक्चर किए उस पर भी लगता था, प्लस जो सर्विस टैक्स उस पर चार्ज किया उस दोनों के ऊपर लगता था। तो ये एक तरफ से क्या हो जाता था कि टैक्स ऑन टैक्स, कि आप एक तो टैक्स मान लीजिए वैट जो लगा रहे हैं वो तो वैट्स तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ उसके अमाउंट पे तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट है आप उस पर भी लगा रहे हैं। तो ये जो जीएसटी आने से ये बेनिफिट हुआ कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हमारे सामने ये जो एग्जांपल है ये हम आपके साथ एक बार ओरली डील कर लेते हैं। स्टेट हाउ द जीएसटी रेट विल बी एप्लीकेबल इफ CGST इज़ 9%, SGST इज़ 9% and IGST इज़ 18% in each of the following situation. Goods worth rupees 10,000 is sold by a manufacturer 1 in Maharashtra to a dealer A in Maharashtra. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स मैन्युफैक्चरर जो है 1 जो है वो किसको सेल कर रहा है, एक डीलर को सेल कर रहा है। कहाँ कर रहा है, महाराष्ट्र में। तो अब ये 10,000 पे जो टैक्स लगेगा वो 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा। और दूसरा जो है एग्जांपल है, डीलर ए सेल्स गुड्स वर्थ ₹25,000 टू डीलर बी इन गुजरात। अब डीलर ए जो कहाँ था वो महाराष्ट्र में था, लेकिन डीलर बी जो है वो कहाँ है, गुजरात में, और गुड्स कितने अमाउंट का भेज रहा है, 25,000। तो इसमें जो लगेगा वो IGST लगेगा क्योंकि गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और तीसरा जो एग्जांपल है, डीलर बी सेल्स गुड्स टू सुनीता इन गुजरात वर्थ ₹30,000। तो अब डीलर बी जो कहाँ है वो गुजरात में है और जो सुनीता को भेज रहा है वो गुजरात में ही भेज रहा है। तो अब यहाँ पे जो गुजरात में ही बेच रहा है और डीलर दोनों लोग गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, तो अब इसलिए यहाँ पे भी 9% CGST 9% SGST लग जाएगा। अब सुनीता सेल्स गुड्स टू रविंद्रा इन राजस्थान। अब सुनीता कहाँ रहती है, वो गुजरात में रहती है, लेकिन अब सुनीता किसको बेच रही है, रविंद्रा को बेच रही है। कहाँ भेज रही है, वो राजस्थान ट्रांसफ़र कर रही है और गुड्स का वैल्यू कितना, 65,000। तो अब गुड्स कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो इस केस में अब क्या लग जाएगा, IGST लगेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ GST, एबोल्यूशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब GST आने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो अलग अलग तरह के थे ना, जैसे हमने टैक्स देखे, लग्जरी टैक्स, उसके बाद से ऑक्ट्रा, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीज़ें क्या हुई, एक तरह के जगह जमा हो गई और जो मल्टीपल तरह के जो टैक्सेस थे वो ख़त्म हो गए। GST widens the tax base and increase revenue to center and state, thereby reducing administrative cost for the government. अब GST आने की वजह से क्या हुआ कि एक ही कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल और स्टेट, तो उसकी वजह से एक्सपेंसेस कम हो गए सरकार के और रेवेन्यू भी इस तरह इंक्रीज़ हो गया कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले जिस पे नहीं लगता था वैट, अब जैसे मान लीजिए कपड़े का एग्जांपल मैंने दिया था कि कपड़े पे वैट नहीं लगा करता था पहले, वो जो रेडीमेड गुड्स थे सिर्फ उस पर लगता था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब GST आने की वजह से उस पर भी टैक्स लगता है। तो एक तरफ से अब गवर्नमेंट को जो है कपड़े का भी टैक्स मिलता है, उस पर भी मिलता है GST, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया और कॉस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल कंट्रोल होता है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसकी वजह से वो रिड्यूस हो गया। और जो गवर्नमेंट के मीटिंग वगैरह होती है तो वो सब स्टेट के जो है ना रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ होता है, क्योंकि दोनों मिल के साइमल्टेनियसली दोनों मिल के ही इसको एडमिनिस्टर करते हैं। थर्ड जो हमारे पास एडवांटेज है, GST रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट एंड इंक्रीज वॉलेंट्री कंप्लायंसेज। तो अब GST आने की वजह से बहुत सारे जो हैं कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो घट गए। अब मान लीजिए कि आपने अभी कैसा होता है कि अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो GST में एक जगह रजिस्ट्रेशन कर लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बिजनेस था जो गुड्स भी सेल करता था और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था, तो उस टाइम पे उसको सर्विस टैक्स में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था और वैट के अंदर अलग लेना पड़ता था। तो एक वजह से अब लोग वॉलंटरीली अब इसको रजिस्टर हो रहे हैं। और GST हैज़ अफेक्टेड रेट ऑफ टैक्सेस टू द मैक्सिमम ऑफ 2 फ्लोर रेट्स। तो अब GST का जो रेट है वो 2 ही तरह का रह चुका है। ठीक है, GST हैज़ रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले होता था कि एक्साइज ड्यूटी तो लगाई, फिर एक्साइज ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग के अमाउंट पे वापस से वैट लग गया, तो अब GST आने की वजह से ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं।
अब नेक्स्ट जो है जीएसटी विल रिजल्ट इन एनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। तो अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, तो पहले तो जब हमने जो इसके पहले अभी वापस एग्जांपल लिया कि गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो उस पर क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, फिर वो दोनों के अमाउंट पे वापस से वैट लगता था, तो उससे क्या होता था कि गुड्स का वैल्यू ही ज़्यादा हो जाता था। तो अब मान लीजिए कि अगर हमें गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम कम्पीट नहीं कर सकते थे ग्लोबली, है ना, क्योंकि गुड्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाता था। तो अब क्या हुआ कि अब एक्साइज ड्यूटी हट गया और जीएसटी का अमाउंट आ गया, तो अब सिर्फ एक ही बार टैक्स लग रहा है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली गुड्स का दाम भी कम हो गया। तो अब ये इसकी वजह से हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं और कम्पीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो एडवांटेज है, promote economic efficiency and sustainable long-term economic growth as a GST is neutral to business processes, business models, organization structure and geographical location। तो अब GST जो कॉमन आ गया, ये वन नेशन वन टैक्स आ गया, तो इसकी वजह से बहुत सारी जो प्रोसीजर्स थे, अलग अलग मॉडल्स थे, उन सबको एक ही चीज़ में कवर कर लिया। तो उसकी वजह से थोड़ा बिजनेस करने में हमारे लिए इफ़िशेंसी हो गया, है ना, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी इससे हमारा कवर हो जाएगा। जो नेक्स्ट एडवांटेज हमारे सामने हुआ है, जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड कॉम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री लीडिंग टू इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट। तो अब हमारा कॉस्ट जब कम होगा तो फिर हम ग्लोबली भी कम्पीट कर सकते हैं और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। ठीक है, ये चार्ट एक बार देख लेते हैं। जीएसटी, इसमें इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है। मान लीजिए एक ही स्टेट के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, तो उस केस में दो ही टैक्स लगेगा, एक सीजीएसटी लगेगा जो सेंट्रल लेवी करेगा और एक एसजीएसटी लगेगा जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, सेल हो रहा है, तो फिर उस केस में आईजीएसटी लगेगा और जीएसटी लेवीड बाय सेंटर एंड स्टेट कॉन्करेंटली। तो इस केस में जो जीएसटी लगता है इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लगाते हैं। तो ठीक है, हमारा इसी के साथ आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और बाकी बचे हुए जो चैप्टर्स हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 3 से शुरू करेंगे अपना अगला वीडियो, और इसमें जो भी समरी है और जो क्वेश्चंस हैं इसको आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हमारा जो लेक्चर अपने दोस्तों तक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। फिर हम आपके साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।